हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत का। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग को। संस्कृत के उपसर्ग हमने जाने थे। 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में, उसको याद करने की हमने ट्रिक भी जानी थी। और कौन कौन से वो उपसर्ग हैं संस्कृत के, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। संस्कृत के अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला वीडियो हमारा है संस्कृत में प्रत्याहार का, महेश्वर सूत्र का, और उसमें हमने जो संस्कृत के वर्ण विचार है वो भी बताई हुई है। अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है पर बहुत बड़ा भी नहीं है, और अच्छे से सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। तो संस्कृत में महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं। तो आप वो ज़रूर देखें संस्कृत में महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। उसी में मैंने संस्कृत का वर्ण विचार भी बताया हुआ है, जो वर्णों का जो भी उसको डिवाइड किया गया है किस तरह से, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वहाँ से भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। आप देखें तो महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। और अगर हिंदी का वर्ण विचार देखें तो हिंदी वाले आप उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी की फाइल से। वहाँ पर हिंदी के वर्ण विचार को 2 भाग मतलब 2 वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसको बताया हुआ है। और संस्कृत का वर्ण विचार मैंने प्रत्याहार वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक उपसर्ग का जो है अपलोड हो चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत के प्रत्यय। तो संस्कृत के प्रत्यय के लिए 2 वीडियो बनेंगे। आज के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय को, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय को। संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे कृत प्रत्यय को, और जो कि 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें भी बहुत सारे जो है प्रत्यय हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, कृत प्रत्यय जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो 2 प्रकार के होते हैं उनमें भी जो पहला प्रकार है कृत प्रत्यय, ठीक है, उनमें जितने भी आते हैं जो भी प्रत्यय उसके अंतर्गत आते हैं, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछे गए हैं। आज तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम से नहीं हुआ है जो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल की बात नहीं कर रही मैं, जो हमारा लेवल है, जो जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं सुपर टेट की, टेट की, सी टेट की, तो यहाँ पर जो है कभी भी आपसे तिंग प्रत्यय के नहीं पूछे गए। तिंग प्रत्यय में आते हैं झी प्रत्यय, तस प्रत्यय, तिप प्रत्यय। तो इनसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हमेशा जो है आपसे कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आते हैं, जैसे कि अनियर प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ल्यूठ प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय हैं, उनमें से ही आपसे पूछा जाता है। यानी कि कृत प्रत्यय से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृत प्रत्यय ही इम्पॉर्टेंट है, और हम आज के वीडियो में कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी चीज़ें हम छोड़ देंगे, पढ़ाऊंगी मैं आपको वो भी, क्योंकि हो सकता है कभी नहीं पूछे गए लेकिन इस बार पूछ लिए जाए, है ना। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय को, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तिंग प्रत्यय को, और तद्धित प्रत्यय दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है उसके भी 2 जो है भाग है, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। तो हम आज के वीडियो में कृत प्रत्यय का जो पहला जो भाग है कृत प्रत्यय, उसके अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बहुत ही सिंपली भाषा में आप पढ़ेंगे, बहुत सिंपल भाषा में। टाइप करने का टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास हेल्प करने के लिए और कोई भी नहीं है। मुझे खुद ही टाइप करना होता है, खुद ही वीडियो सारा कुछ करना होता है, तो टाइपिंग का टाइम नहीं था। मैंने जो मेरे खुद के नोट्स थे उन्हीं को मैंने जो है PDF बना दी है। बस आपकी सुविधा के लिए उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे, ठीक है। तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, रफली लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें, लेकिन जो भी लिखा है मैंने बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए। क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है उनके लिए, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, या जो बच्चे संस्कृत के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए मैंने हिंदी में ही बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपको हिंदी के जैसे ही आसानी से समझ में आ जाए।
तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें बताना भी ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि बस रिकॉर्डिंग ऑन करी और आपको पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऐसे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं वो। तो आपको थोड़ा सा कुछ बताना भी ज़रूरी रहता है चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए ही फ़ायदे का होगा। जब तक आप जानेंगे नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है, ये क्या है, तो कैसे काम चलेगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है आपको, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ऐसा अभी तक कोई एग्ज़ाम से नहीं हुआ जहाँ पर प्रत्यय से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आप देखें पिछले 69,000 को ही आप देख लें, प्रत्यय से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए। सोचिए आप एक ही टॉपिक से अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्री में आपके वो नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी ये टॉपिक। उपसर्ग हो या प्रत्यय हो संस्कृत के, लगता है कि टफ है पर टफ बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप देखेंगे सारी चीज़ें खुद, ठीक है। तो बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे भी संस्कृत को पढ़ सकें। जैसे बहुत से बच्चे संस्कृत के नहीं होते, उनको टिपिकल लगती है, तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप उनकी हेल्प करें, उनको शेयर करें वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज कृत प्रत्यय को, और जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं हम उनको ही आज पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि जितने भी प्रत्यय हम पढ़ेंगे सभी में क्वेश्चन पुल्लिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है, पुल्लिंग में पूछे जाते हैं। नपुंसक लिंग में सिर्फ 2 प्रत्यय हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा नपुंसक लिंग में पूछे जाते हैं, और मोस्टली जो प्रत्यय हैं उनके क्वेश्चन हमेशा पुल्लिंग में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप जानेंगे, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, किसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया आपको साथ ही मुझे ये भी बताना है किस चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि बहुत से प्रत्यय हैं जिनका रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये आप श्योर रहिए, बिल्कुल गारंटी है कि आपसे किसी और लिंग का नहीं पूछा जाएगा। अगर पुल्लिंग का मैं बताऊँगी तो आपसे पुल्लिंग का ही पूछा जाएगा। जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नपुंसक लिंग में पूछा जाएगा तो वो नपुंसक लिंग में ही पूछा जाएगा, और जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि आपको तीनों लिंग में याद करनी है तो आपको वो तीनों में याद करनी होगी, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहें, और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सारे बिल्कुल जो आपका मटेरियल है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो है तैयार हो रहे हैं वीडियो, और सारे अपलोड हो रहे हैं। बस मेरे साथ बने रहें। तो हम पढ़ लें सबसे पहले कृत प्रत्यय, और उसमें जो हमारा पहला प्रत्यय है इम्पॉर्टेंट है वो है अत्वा, इसको बोलते हैं, ठीक है, या ट्वा प्रत्यय, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें प्रत्यय का नाम ये है, अत्वा प्रत्यय इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार इस तरह का भी लिखा हो सकता है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला था या ये वाला था, दोनों ही एक ही चीज़ है, चाहे आप इसको अत्वा बोलें चाहे अटवा बोलें, ठीक है। ये प्रत्यय का नाम है, और ये किसका प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का है। प्रत्यय देखें, प्रत्यय की ही बात करें, सबसे पहले हम प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय में ही अगर प्रत्यय पूछा जाए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में उपसर्ग पढ़ाया था, तो उपसर्ग में भी हमने उपसर्ग बताया था कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। इसी तरह से हम जो चीज़ें पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम उस चीज़ के ही बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हो सकता है वो चीज़ें हमसे पूछ ली जाए। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उपसर्ग पहले लगते हैं इधर, और ये मान लीजिए शब्द है या धातु है तो हमेशा प्रत्यय जो है इधर लगेगा, यानी बाद में लगेगा। उपसर्ग हमेशा इधर लगते हैं, यानी कि पहले लगते हैं। तो पहली चीज़ तो प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं। दूसरी चीज़, प्रत्यय में भी जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय में अच प्रत्यय है। अच प्रत्यय आपको पता होगा, आपने महेश्वर सूत्र पढ़े हैं। अच प्रत्यय जो अच होते हैं और हल होते हैं, क्या होते हैं ये आपको पता है। यहाँ पर प्रत्यय की बात हो रही, तो प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय में अच प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये जो या है ये अच प्रत्यय के अंतर्गत आया है, और अच प्रत्यय में लास्ट में या बचता है। तो क्या है, प्रत्यय में भी अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो अच प्रत्यय है, ठीक है। ये इस तरह से अच लिखा होगा, ये हलंत है नीचे। प्रत्यय में अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो अच प्रत्यय, क्योंकि आपको जो चीज़ें पढ़ना है बिल्कुल शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें पढ़ना है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपका वहाँ पर नंबर मिस नहीं होना चाहिए,
तो प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। दूसरी चीज़ कि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं। फिर एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रत्यय जो है जिनकी कोई संख्या नहीं है, प्रत्यय जो हैं वो अनगिनत हैं, इनकी कोई संख्या नहीं। जैसे उपसर्ग मैंने संस्कृत में 22 बताए थे, इसी तरह से जो प्रत्यय हैं ये अनगिनत हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई संख्या है, प्रत्यय जो हैं अनगिनत हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में प्रत्ययों की संख्या है। जैसे जो दो भाग हैं प्रत्यय के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो दो भाग आते हैं, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। तो जो तिंग प्रत्यय आता है उसके अंतर्गत 18 प्रत्यय होते हैं। और इसी तरह से एक प्रत्यय होता है सुप प्रत्यय, जो कि शब्दों में लगता है, उसकी संख्या 21 है। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्रत्यय हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं और किसी की कोई संख्या नहीं है, बहुत अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो कोई संख्या उसकी नहीं है। अगर हाँ आपसे तिंग प्रत्यय पूछा जाता है तो 18 है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। जब आप तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय पढ़ेंगे तो वह नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अत्वा प्रत्यय। और इसमें देखिए हमने सब कुछ लिख दिया है ताकि आपको ईजिली आसान भाषा में लिखा हुआ है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखें इसमें लास्ट में यानी कोई भी शब्द, वो धातु है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये धातु में लगते हैं, तो जो भी धातु है उसके लास्ट में क्या होता है? त्वा होता है या ट्वा होता है। कोई भी धातु आप लिखे देखेंगे तो इसमें लास्ट में त्वा होगा या ट्वा होगा, और इससे बने शब्द अव्यय ही होते हैं। जैसे क्र धातु है और इसमें हम अथवा प्रत्यय लगाएं, यानी ये वाला प्रत्यय लगाएं अथवा प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? कृत्वा। और ये एक अव्यय है। और यहाँ पर देखें लास्ट में त्वा आ रहा है। ठीक है, फिर देखें हम यहाँ पे पा प्रत्यय, पा है ये, पा प्रत्यय प्रत्यय नहीं, पा धातु है, ये पा धातु है। और इसमें हम अथवा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पीतवा बनेगा, पीतवा। और देखें इसमें भी लास्ट में त्वा आ रहा है। ठीक है, सब में त्वा आता है लास्ट में, एक पहचान है जिसमें त्वा आया है उसमें त्वा प्रत्यय होगा, यानी त्वा है तो त्वा ही प्रत्यय होगा ना। लेकिन त्वा में लिखते इस तरह से अत्वा, इसका लोप हो जाता है और बचता क्या है? त्वा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस लास्ट वाला देखे त्वा है तो त्वा प्रत्यय ही होगा, लेकिन त्वा को लिखते इस तरह से अत्वा। ठीक है, क्रा धातु में अत्वा प्रत्यय लगा कृत्वा, पा धातु में अत्वा प्रत्यय लगा पीतवा। ठीक है, प्रच्छ धातु में अत्वा लगा पृष्ठता। देखिए यहाँ पे त्वा नहीं है, यहाँ पे ट्वा आया, पृष्ठत्वा। ठीक है, टा के नीचे हलंत है ना, तो ट्वा आया, ट्वा। तो कहीं पर त्वा होगा, कहीं पर ट्वा भी आ सकता है, लेकिन ट्वा सिर्फ एक दो धातु ही ऐसी हैं जिसमें ट्वा आता है। जैसे पृष्ठत्वा दृश्य से जो बनता है, इस तरह से देखें आप, ये इस तरह से, ये बस दो हैं इसके जो ट्वा के हैं, बाकी सब में त्वा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दा धातु में त्वा प्रत्यय लगा, दात्वा। देखें इसमें भी त्वा आया। लभ में देखें आप, ध्यान रखना है आपको, सभी में जिसमें भी त्वा लगा होगा आप उसमें बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दीजिए, अत्वा प्रत्यय ही है जिसमें त्वा लगा। क्योंकि किसी और प्रत्यय में, चाहे वो तिंग प्रत्यय हों, चाहे वो कोई से भी प्रत्यय हों, किसी भी प्रत्यय के लास्ट में त्वा नहीं आता है, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल अत्वा प्रत्यय लगा दें। लेकिन एक दो प्रत्यय ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि लास्ट में उसमें या होता है और दूसरे प्रत्यय में भी लास्ट में या बचता है, लेकिन उसमें कुछ और शर्तें भी हैं, वो अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना, जहाँ पर भी त्वा आता है वहाँ पर अत्वा प्रत्यय ही आप कर दें, क्योंकि किसी और प्रत्यय में ये जो है लास्ट में त्वा नहीं लगा होता। लेकिन लभ को आपको बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही है तो इसको याद कर लीजिए आप, बाकी किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं। कितनी याद करेंगे आप? धातुएँ तो बहुत सारी हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, किसी में भी लास्ट में त्वा है इस तरह से लगा हुआ तो उसमें अत्वा प्रत्यय होगा। केवल आपको कितनी याद करना है? सिर्फ और सिर्फ एक याद करना है, लभ। क्योंकि लभ में जब अत्वा प्रत्यय लगता है तो रिजल्ट में हमें त्वा नहीं मिलता है, ना ही ट्वा मिलता है, हमें रिजल्ट में ध्वा मिलता है, ध्वा। तो लभ का ध्वा हो जाता है लास्ट में, और उसमें त्वा या ट्वा नहीं होगा। तो लभ का केवल आपको याद करना है, लभ में जब अत्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा लभध्वा। ठीक है, लभ में ध्वा हो जाता है, मैंने लिख भी दिया है, लभ में ध्वा हो जाता है, त्वा या ट्वा नहीं होता है। तो बस आपको एक याद करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया त्वा प्रत्यय, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ईजिली याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है लेप प्रत्यय, बहुत ज़्यादा सिंपल है लेप प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट है लेप प्रत्यय। जितने भी देखिए बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने आज के वीडियो में लिया हुआ है। जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को मैंने आज के वीडियो में लिया है। लेकिन जो बचे हुए प्रत्यय जो कभी एग्जाम्स में नहीं आते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार पूछ लें, है ना। तो लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। जो लेप प्रत्यय है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लेप प्रत्यय है इसमें लास्ट में या होता, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। लेप प्रत्यय इसमें लास्ट में या होता, लेकिन धातु के पहले उपसर्ग भी लगा होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ या पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि या जो है ये दूसरे प्रत्यय में भी लगता है। तो दूसरा और भी जो प्रत्यय है उसमें लास्ट में या होता है, लेकिन जैसे अभी आपने अच प्रत्यय देखा, अच में भी या होता है, लेकिन लेप प्रत्यय इसमें भी या होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे अच है या है, मतलब लेप है या अच है, या और जो दूसरे प्रत्यय हैं जिसमें भी या लगता है तो तुमुन प्रत्यय या कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए एक पहचान है कि जिसमें लास्ट में या हो, तो उसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एक तो प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें लास्ट में या होता है। तो आपको ये पहचानना है, ये देखना है कि शब्द के शुरू में क्या उपसर्ग लगा है या नहीं लगा है। अगर उपसर्ग लगा है उसी धातु में, यहाँ पे शब्द की बात नहीं हो रही, धातु की बात हो रही, उसी धातु में अगर या लास्ट में है लेकिन उपसर्ग भी लगा है तो वो होगा लेप प्रत्यय। जैसे किसी भी देखें लास्ट में या होता है लेकिन धातु के पहले उपसर्ग भी लगा होता है और इसमें बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। यानी अत्वा प्रत्यय के बनने वाले शब्द भी अव्यय होते हैं और लेप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका किसी भी लिंग या किसी भी वचन में रूप नहीं बदलता है, वो होते हैं अव्यय, ठीक है। और इनको विकारी शब्द भी कहते हैं अव्यय को, ठीक है। जैसे अनु, ये एक जो है उपसर्ग है, भू जो है धातु है, और लेप प्रत्यय ये वाला प्रत्यय है ना लेप। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, अनुभ है, अनुभूय बना, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसमें लास्ट में या है, लेकिन इसमें या है तो कौन सा प्रत्यय होगा। या तो और भी प्रत्यय में आता है, इसमें भी या है, लेकिन आपको साथ ही ये देखना है कि इसमें उपसर्ग लगा है। अगर इसमें उपसर्ग लगा है तो ये लेप प्रत्यय है, और देखें इसमें उपसर्ग लगा है। देखें अगर आप इसका संधि करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखें अनु, भू और लेप प्रत्यय लगा है, तो अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, भू हो गया धातु, और लेप हो गया प्रत्यय। तो देखें इसमें उपसर्ग भी लगा है और इसमें प्रत्यय भी लगा है। कहने का मतलब है कि जिस भी धातु में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हो और रिजल्ट में हमें लास्ट में या मिल रहा हो, तो वो होगा कौन सा, लेप प्रत्यय। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका इसमें देखें, आप दूसरा जो उदाहरण है इसका, धातु है आगम्य। आगम्य में लास्ट में क्या है, या। देखें आगम्य में लास्ट में या है, तो लास्ट में जब इसमें या दिख रहा है तो अब हमें वही देखना है, चेक करना है क्या इसमें लास्ट में या है तो कौन सा प्रत्यय है ये। तो इसमें हमें जल्दी से देखना होगा क्या इसमें उपसर्ग भी लगा है। अगर इसमें उपसर्ग भी है कोई सा, आपको 22 उपसर्ग पढ़ाए हुए हैं मैंने पिछले वीडियो में, आप उनको पहले देखें। तो उपसर्ग भी अगर कोई सा लगा है तो पक्का जो है ये कौन सा प्रत्यय होगा, ये लेप प्रत्यय होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग आपको 22 उपसर्ग है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ई लगा है। मान लीजिए शुरू में ई लगा है तो आप सोचें इसमें उपसर्ग लगा है, तो ई उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले उपसर्ग वाला वीडियो देखना होगा, जो पिछला वीडियो अभी अपलोड किया है। 22 ही उपसर्ग हैं और वो कौन कौन से हैं आपको वो देखने होंगे, याद करने होंगे, पहचानने होंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई हुई है मैंने उसको याद करने की। तो आपको देखें यहाँ पर या है लास्ट में, लेकिन क्या उपसर्ग लगा है, उपसर्ग इसमें लगा है। देखें आप, अगर आप इसके संधि ना भी करें तब भी आपको इसमें आ उपसर्ग दिख रहा है, लेकिन अगर चाहें तो संधि करके भी देख लें आप। देखें जब हम इसके संधि करते हैं तो हमें मिलता है आंग, फिर गम धातु है और लेप प्रत्यय है। तो ये आंग जो है ये क्या है, उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। लेकिन आंग में जब हम धातु में लगाते हैं इसको, तो इसका अंगा जो है ये वहाँ, मतलब इसको वहाँ बोलते हैं, इसका लोप हो जाता है और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, आ, यानी कि आ मिलता है। आ उपसर्ग है।
आपको पिछले वीडियो में ये ट्रिक भी मैंने बताई हुई है। तो आ उपसर्ग है तो इसमें देखें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आगम में आ उपसर्ग है और लास्ट में या है, तो इसका क्या मतलब है, आगम में ल्यप प्रत्यय है। बस आपको या देखना है, लास्ट में या लगा हो, साथ ही उसमें उपसर्ग लगा हो, ठीक है, तो वो होगा ल्यप प्रत्यय। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझाना भी होता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है ये भी तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की क्या पहचान है, तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में यूज़ होता है। जैसे के लिए, जहाँ पर किसी भी चीज़ का अर्थ के लिए में आता है तो उसमें लगता है तुमुन प्रत्यय। क्योंकि ये चीज़ बताना ज़रूरी है भी और नहीं भी। आपसे ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम्स में सिर्फ प्रत्यय से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाए, कि मान लीजिए कोई धातु देते हैं, कोई शब्द देते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाए आपसे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ज़रूरी नहीं है इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछें। कई बार हो सकता है आपसे ये पूछ लें तुमुन प्रत्यय किसका अर्थ में प्रयोग होता है, तुमुन प्रत्यय किसके अर्थ में प्रयोग होता है, तो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगी मैं कि एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है प्रत्यय पढ़ना है तो सिर्फ प्रत्यय ही पढ़ें हम, ऐसा नहीं है। प्रत्यय से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब बताऊंगी मैं आपको। तो तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए के अर्थ में यूज़ होता है। इससे बने शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। देखिए मोस्टली शब्द जो हैं प्रत्यय वाले अव्यय ही होते हैं, लेकिन सब नहीं होते, ठीक है। जो भी अभी आप आगे देखेंगे सिर्फ 3-4 ही हैं जो अव्यय हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट वाले जितने भी हैं उनसे बनने वाले शब्द अव्यय ही होते हैं, ठीक है। अव्यय मतलब विकारी शब्द या अव्यय शब्द जिनका रूप नहीं बदलता किसी भी लिंग वचन में। और इसमें लास्ट में क्या आता है, तुम या तुम आता है, तुम या तुम आता है। ध्यान रहे माँ, देखिए यहाँ पर तुम जो आया ना लास्ट में माँ आया, यहाँ पर माँ पर ध्यान ना दें क्योंकि माँ दूसरे प्रत्यय में भी होता है, यहाँ तुम होगा। कैसे, देखो मैंने बिल्कुल क्लियरली सब लिखा हुआ है। आप तुम देखेंगे किसी भी शब्द में, धातु में आप तुम लगा हुआ देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि अभी आप आगे और भी प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में माँ आएगा, तो आप सोचेंगे कहीं पर भी शब्द आएगा पूरे शब्द में आप तुम पर ना ध्यान देकर इस माँ पर ध्यान दे रहे हैं अगर, तो आपका गलत हो जाएगा। माँ अगर है लास्ट में लगा हुआ, लेकिन अगर माँ लास्ट में लगा है तो ये भी देखें क्या तुम की आवाज़ तो नहीं आ रही है, या तुम तो नहीं आ रहा पूरे शब्द में कहीं पर। अगर तुम आ रहा है तो वो नहीं होगा ये वाला, क्योंकि आपको सिर्फ माँ नहीं देखना है। माँ अगर कहीं दिखता है लास्ट में आपको तो साथ ही आपको उसके पहले वाला भी देखना है कि तुम या तुम बन रहा है शब्द। अगर ऐसा है तो कौन सा होगा प्रत्यय, तब होगा तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तो उदाहरण देखें आप, जैसे दा धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो होगा दातुम। लेकिन आपने कहीं भी दातुम लिखे हुए देखा कि दातुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो आपने जल्दी से देखा इसमें लास्ट में क्या है, माँ है। अब आपने माँ देखा और कर दिया आपने कौन सा प्रत्यय, और फिर जो प्रत्यय आप अभी आगे पढ़ेंगे ल्यूट प्रत्यय और सारी, उसमें भी माँ आता है एक प्रत्यय में, तो आपने देखा आपने वो वाला प्रत्यय मार दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पे माँ तो देखा लेकिन साथ ही ये भी तो देखें तुम भी है, दा के साथ में तुम भी है। यहाँ पर देखें इसमें तुमुन प्रत्यय लगा, क्या हो गया, तुम, ठीक है। तो तुम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने लास्ट में माँ देख लिया, ठीक है। माँ के साथ में आपको उसके पहले वाला भी एक चीज़ देखना है कि तुम या तुम की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर तुम या तुम की आवाज़ आ रही है तो वो होगा तुमुन प्रत्यय, आपको सिर्फ माँ पे ध्यान नहीं देना। तो तुमुन प्रत्यय की पहचान है किसी भी धातु के लास्ट में तुम होगा, सिर्फ तुम या तुम ऐसा होगा तो वह तुमुन प्रत्यय होगा। बहुत सिंपल इसकी पहचान है, किसी भी धातु में अगर तुम आता है तो वह तुमुन प्रत्यय ही होगा, और किसी में नहीं होता। तुम या तुम किसी और प्रत्यय में नहीं लगता। तो जिसमें भी आपको तुम या तुम लिखे हुए दिख जाए लास्ट में, समझ लीजिए वो तुमुन प्रत्यय ही है। बस आपको इस माँ पर ध्यान नहीं देना है, माँ पर ध्यान देना है वो दूसरा प्रत्यय है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, आपने माँ को देख लिया, तो साथ ही आप जल्दी से ये भी देखें कि तुम की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर तुम की आवाज़ आ रही तो वो नहीं होगा वाला प्रत्यय, तो वो होगा तुमुन प्रत्यय। दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा, दातुम हो जाएगा। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा, पठितुम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा श्रत प्रत्यय। आपको ध्यान होगा 69,000 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ से आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ें। श्रत प्रत्यय और शानच प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रत प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण में श्रत और शानच प्रत्यय को सत प्रत्यय भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ऑप्शन में श्रत या शानच लिख दें, वो सत भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो श्रत प्रत्यय जो है संस्कृत व्याकरण में श्रत और शानच प्रत्यय को सत प्रत्यय भी कहते हैं, और ये दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। यानी ये प्रत्यय जिसमें भी लगे होते हैं वो धातु या वो शब्द जो है वर्तमान कालिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन आपसे कि किसी भी धातु में अगर श्रत प्रत्यय लगा है तो वो कौन से काल की धातु होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है वो वर्तमान कालिक प्रत्यय ही होगा, वर्तमान कालिक धातु ही हो जाती है वो, जिसमें भी श्रत और शानच प्रत्यय लगता है। और देखें, क्रिया जारी रहने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे अभी आपने के लिए के अर्थ में देखा, इसी तरह से इसका जो श्रत प्रत्यय है ना और शानच प्रत्यय, ये दोनों जो हैं वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं, और ये दोनों ही जो हैं किसके अर्थ में प्रयोग होते हैं? क्रिया जारी रहने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है, खा रहा है, इसलिए मतलब क्रिया जारी है। तो जब क्रिया जारी रहती है मतलब उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि कब ख़त्म हुई या कब ख़त्म होगी, क्रिया अभी जारी है। तो क्रिया जारी रहने के अर्थ में श्रत और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ प्रत्यय का नाम ही पूछ लें, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो श्रत प्रत्यय शानच प्रत्यय का प्रयोग जो है क्रिया जारी रहने के अर्थ में होता है, और ये दोनों जिसमें लगते हैं वो वर्तमान कालिक धातु या शब्द होती है, और वर्तमान कालिक जो है ये प्रत्यय है। जैसे पढ़ रहा है, देखें तो क्रिया जो है जारी है। अब देखें ये जो लगते हैं किस में लगते हैं, श्रत प्रत्यय को देखें तो परस्मय पदी धातु में श्रत प्रत्यय लगता है। परस्मय पदी धातु में श्रत प्रत्यय लगता है, जिसमें लास्ट में अन की आवाज़ होती है, ना होता है लास्ट में पुल्लिंग में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन मोस्टली जो है पुल्लिंग पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो किसकी आवाज़ आती? अन की आवाज़ आती है मेन शब्द में, लेकिन होता लास्ट में क्या है? ना। और ये किस में होता है? पुल्लिंग में। लेकिन स्त्रीलिंग में ती की आवाज़ होती है, मतलब ती होता है लगा हुआ लास्ट में। अभी आप जो है एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। श्रत प्रत्यय परस्मय पदी धातु में लगते हैं श्रत प्रत्यय, और जिसमें लास्ट में ना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रत प्रत्यय में लास्ट में ना होता है, लेकिन जो उसका जो मेन शब्द होता है, मेन धातु या मेन शब्द होता है, उसमें अन की आवाज़ आती है। जैसे लेखन है ना, लेखन जब लिखेंगे तो उसमें अन की आवाज़ आ रही है, लेकिन है क्या लास्ट में? ना। तो इसी तरह से अन की आवाज़ आती, तो जिसमें अन की आवाज़ आ रही है लेकिन लास्ट में ना लगा हुआ है, तो वो होता है श्रत प्रत्यय, और उसमें ये किस में लगते हैं? परस्मय पदी धातु में लगते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है किस तरह की धातु में श्रत प्रत्यय लगता है, तो परस्मय पदी धातु में श्रत प्रत्यय लगता है, और जिसमें लास्ट में ना होता है, और ये पुल्लिंग में होता है। मतलब ना किस में होता है? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में होता है ती। स्त्रीलिंग में ती जो है लगा हुआ किस में होता है? श्रत प्रत्यय में होता है। तो अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे। फिर देखते हैं शानच प्रत्यय किस में लगता है, तो परस्मय पदी में लगता है श्रत प्रत्यय, और आत्मनेय पदी में लगता है शानच प्रत्यय। आत्मनेय पदी धातु में शानच प्रत्यय लगेगा, जिसमें लास्ट में आन के साथ में देखें यहाँ पे विसर्ग भी लगा होगा। आन या मान होता है, कभी आण या माण भी होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको विसर्ग का ध्यान रखना है, क्योंकि विसर्ग जो है किसका बोध कराता है? पुल्लिंग का बोध कराता है। किसी भी शब्द में या धातु में अगर विसर्ग लगा हुआ है इस तरह से, तो समझ लीजिए वो पुल्लिंग है, और इस तरह से आ की मात्रा या ई की मात्रा लगी है तो समझ लीजिए वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। लेकिन विसर्ग जो है जिसमें भी लगा हो, समझ लीजिए वो पुल्लिंग का बोध करा रहा है। जैसे सूर्य अगर लिखकर हम इस तरह से विसर्ग लगा दें तो इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हम इस विसर्ग को हटाकर इसमें आ की मात्रा लगा दें तो सूर्य हो जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। तो विसर्ग किसका बोध कराता है? पुल्लिंग का बोध कराता है। तो देखें, शानच प्रत्यय लगता है आत्मनेय पदी में, श्रत प्रत्यय लगता है परस्मय पदी में। तो आत्मनेय पदी में शानच प्रत्यय लगेगा, जिसमें लास्ट में क्या आता है? आन या मान आता है, ठीक है, कभी आण या माण भी होता है।
कि तो आड़ और माड़ जो है ये कम होता है, ना ही में प्रयोग होता है इसका भी, लेकिन ये कम होता है। अब देखें श्रत के उदाहरण सबसे पहले, फिर हम देखेंगे शानच के प्रत्यय। तो हमने श्रत प्रत्यय के जो उदाहरण में हमने क्या बताया था, श्रत में ना होता है लास्ट में, लेकिन अन की आवाज़ आती है। देखें पुल्लिंग में देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें श्रत, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लें। और श्रत प्रत्यय जो तीनों ही उसमें चलता है, लिंगों में, तीनों लिंगों में चलता है श्रत प्रत्यय, लेकिन एग्जाम्स में कभी भी अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ना ही स्त्रीलिंग ना ही नपुंसकलिंग। हमेशा श्रत प्रत्यय में आपसे कौन से पूछे गए हैं, पुल्लिंग शब्द ही पूछे गए हैं अभी तक के। आप उठाकर एग्जाम्स के पेपर देखें, यहाँ तक कि पिछले 69,000 को भी आप चाहें तो देख लें, और अभी तक कोई भी नहीं पूछा गया, सिर्फ पुल्लिंग ही पूछा गया है। तो आप इस पे ही ध्यान दें, और इसी की जो है पहचान बताई भी जाती है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं हमेशा से। तो श्रत प्रत्यय के उदाहरण में देखें, जैसे पठ धातु है, पठ धातु में श्रत जब प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, पठन, है ना। देखें पठ धातु में श्रत प्रत्यय लगने से पठन हो जाता है। श्रत और ना में कितना अंतर है, देखें इसमें श्रत और जैसे आपने तुमुन प्रत्यय देखा, उसमें तुम लास्ट में होता, तो तुमुन और तुम में थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कितना अंतर है, श्रत और ना। श्रत में तो कहीं ना नहीं आ रहा है, फिर भी ना होता है लास्ट में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। श्रत प्रत्यय के उदाहरण में देखें, पठ धातु में जब श्रत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा पठन। इसी तरह से क्र धातु में जब श्रत प्रत्यय लगेगा हो जाएगा कुर्वन। इसी तरह से गर्ज जो धातु है उसमें श्रत प्रत्यय लगेगा हो जाएगा गर्जन। और मैंने क्या बताया था आपको, होगा लास्ट में ना, लेकिन अन की आवाज़ आएगी। तो ये पहचान किसकी है, श्रत प्रत्यय की। देखिए ना लगा है ना, पठन, कुर्वन, गर्जन, अन की आवाज़ है लास्ट में। आप देखें पठन, अन की आवाज़ है लास्ट में। तो जब ना हो लास्ट में, लिखा हुआ ना दिखे आपको और अन की आवाज़ आ रही हो, तो होगा हमेशा कौन सा, श्रत प्रत्यय। लेकिन स्त्रीलिंग में इसमें ती लग जाता है। जैसे पठ के साथ में श्रत लगेगा तो हो जाएगा पठनति, कुर्वती, गर्जनति, है ना। इसी तरह से इसमें पठत, कुर्वत, गर्जत हो जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी नहीं पूछे जाते हैं ये दोनों। हमेशा कौन से पूछे जाते हैं, पुल्लिंग पूछे जाते हैं। तो और पुल्लिंग की ही पहचान बताई जाती है, क्योंकि यही अभी तक संस्कृत में कभी ये दोनों नहीं पूछे गए हैं, पुल्लिंग ही पूछे गए हैं। श्रत के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो श्रत प्रत्यय में आपको पुल्लिंग ध्यान रखने हैं, और ना लास्ट में देखना है, अन की आवाज़ देखना है, तो होगा हमेशा कौन सा, श्रत प्रत्यय। सारी चीज़ें आपको उदाहरण देखकर समझ में आ जाएंगी। फिर देखते हैं हम शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में क्या बताया था आपको कि आता है कौन सा, मान आता है, माण आता है, इस तरह से आते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। और शानच प्रत्यय भी हमेशा पुल्लिंग में पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है याद रखना है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी, लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो शानच प्रत्यय में मैंने आपको बताया था लास्ट में मान होगा या माढ़ होगा, इस तरह से होगा। तो आप देखें भाष है, ठीक है, भाष एक धातु है, इसमें लगेगा शानच प्रत्यय, तो हो जाएगा भाषमाण, ठीक है। ये यहाँ पर देखें लभ जो है धातु है, इसमें शानच प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा लभमान। और विसर्ग किसका प्रतीक है, विसर्ग मैंने बोला था जिसमें भी विसर्ग लगा हो समझ लीजिए वो पुल्लिंग है। तो ये लभमान जो है ये पुल्लिंग है, और इसमें अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम इसमें लगा देंगे टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का मतलब होता है इस तरह से आ की मात्रा, तो हम इसमें लगा देंगे टाप प्रत्यय, और ये कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्योंकि टाप प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय ही है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है। हमेशा पुल्लिंग में पूछा जाएगा। तो शानच प्रत्यय जो है पुल्लिंग में पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। भाष में शानच लगेगा, भाषमान हो जाएगा। लभ में शानच लगेगा, लभमान हो जाएगा। शी में शानच लगेगा, श्यान हो जाएगा। देखिए श्यान, ठीक है, श्याना हो जाएगा, वो जो स्त्रीलिंग है, इसमें लगेगा विसर्ग, श्यान। तो आपको क्या याद रखना है, माड़, मान, इसमें भी देखें आन आ रहा है, इसमें भी देखें ये सीन आ रहा है, आस का आसीन, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है बदल जाते हैं। जैसे आपको याद रखना है, आस का अगर शानच में लगेगा तो आसीन हो जाएगा, इसमें मान या आन नहीं आ रहा है ना। तो आपको सिर्फ एक दो है वो याद रखना है, और आप इसको आस को ही याद कर लें, यही पूछा जा सकता है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी सब में जो है मान या आन ही लगा हुआ मिलेगा आपको, सिर्फ आस में जो है ये आसीन हो जाता है, आसान नहीं होता, क्योंकि आसान दूसरा जो है वर्ड हो जाता है। आस में शानच प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा आसीन,
लेकिन विसर्ग ध्यान रखना है आपको, आसीना नहीं करना है, आसीन साथ में विसर्ग। तो ये होता है शानच प्रत्यय। और शानच प्रत्यय में सिर्फ आपको एक याद करना है, जैसे मैंने आपको अत्वा प्रत्यय में सिर्फ लब बताया था कि लब में अत्वा नहीं होता, उसमें ध्वा हो जाता है, तो आपको सिर्फ लब याद रखना था। उसमें एक आपको त्वा प्रत्यय में लब याद रखना है और आपको शानच प्रत्यय में आस को याद रखना है। बाकी आपको सभी में माण, मान और आन लिखा हुआ ही मिलेगा। देखें इसमें भी माण, मान, इसमें भी मान है ना, तो जिसमें भी आपको इसमें भी आन आ रहा है, जिसमें भी आन, मान, माण इस तरह से आ रहा है, उसमें आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है शानच प्रत्यय होगा। बस आपको एक याद करना है आस, और आस का हो जाता है आसीन, और ये पुल्लिंग में है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सभी में आपको बस कुछ नहीं देखना, आन, आन, मान इस तरह से लगा होगा विसर्ग के साथ, समझ लीजिए वो शानच प्रत्यय है। बस आपको एक आस याद रखना है जिसका हो जाएगा आसीन। तो ये थे श्रुत और शानच। अब देखते हैं हम अत प्रत्यय। यह है अत प्रत्यय, और इसको अतवतु प्रत्यय भी होता है इसी में साथ में, इसीलिए दोनों को एक साथ लिया है मैंने। इस तरह से भी लिखा हो सकता है और इस तरह से भी लिखा हो सकता है अत प्रत्यय। कत नहीं बोलते इसको, अत प्रत्यय। इस तरह से भी लिखा हो सकता है और इस तरह से भी। तो अत प्रत्यय और अतवतु प्रत्यय दोनों जो हैं ये संस्कृत व्याकरण में निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अत प्रत्यय और अतवतु प्रत्यय दोनों संस्कृत व्याकरण में निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखना आपको ये भी कि निष्ठा प्रत्यय कौन से हैं। तो जो निष्ठा प्रत्यय है वो अत प्रत्यय और अतवतु प्रत्यय दोनों ही निष्ठा प्रत्यय हैं, और इसमें लास्ट में क्या होता है, तह आता है या टह आता है, और ये भूतकालिक प्रत्यय हैं। जैसे अभी आपने श्रत प्रत्यय में पढ़ा ना, वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं। श्रत और शानच जो हैं वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। इसी तरह से अत प्रत्यय और अतवतु प्रत्यय जो हैं वो भूतकालिक प्रत्यय हैं, यानी पास्ट वाले। वो पास्ट का बोध कराते हैं, यानी भूतकाल का बोध कराते हैं। भूतकालिक प्रत्यय हैं कौन से, अत और अतवतु। यानी जिस भी धातु में, जिस भी शब्द में इस तरह का लगा हुआ दिखे, समझ जाइए वो भूतकाल का जो है प्रत्यय। अगर मान लीजिए आपसे काल पूछा जाए किसी भी शब्द में, या कोई भी शब्द या धातु दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा जाए कि इस धातु में कौन सा काल है, या रेखांकित जो शब्द में कौन सा काल है, रेखांकित शब्द में काल बताइए, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें भी टाह हो। ठीक है, ताह और टाह हो यानी विसर्ग के साथ हो, समझ लीजिए वो भूतकाल का प्रत्यय है, यानी भूतकाल है उसमें। ठीक है, और इसी तरह से जिसमें श्रुत प्रत्यय लगा हो तो वो कौन सा हो जाता है, श्रुत और शानच लगा हो तो वो वर्तमान काल का हो जाता है। तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, अत और जो अतवतु प्रत्यय हैं दोनों व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जो है निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं, और इसमें लास्ट में ता होता है और टा होता है, और ये भूतकाल के प्रत्यय हैं। उदाहरण देखें आप अत प्रत्यय के, जैसे गम धातु में अगर हम अत प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है गतः। अभी देखें आप लास्ट में क्या आया, तह। मैंने बोला था ना अत प्रत्यय की क्या पहचान है कि उसमें लास्ट में तह होगा या टाह होगा। देखें यहाँ पर टाह भी है, तो जहाँ पे भी धातु में लास्ट में तह या टाह हो समझ लीजिए वो अत प्रत्यय है। देखें आप गम में अत प्रत्यय लगा तो हो गया गतः। इसी तरह से पठ जो धातु है उसमें अत प्रत्यय लगेगा, हो जाएगा पठितः। देखें लास्ट में तह आया। इसी तरह से कृत जो धातु है उसमें अत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा कृतः। इसमें भी देखें आप लास्ट में तह है। इसी तरह से प्रच जो धातु है उसमें अत प्रत्यय लगेगा, हो जाएगा पृष्ठ। पृष्ठ नहीं है, टा है ये। ठीक है, पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर भी लास्ट में टा आया। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको शब्द ही तो पहचानना है, लास्ट वाला वर्ण को पहचानना है कि लास्ट में कौन सा वर्ण आ रहा है। तो लास्ट में अगर ता है, ता है यानी टा है, ठीक है, विसर्ग के साथ में, तो वो हमेशा होगा अत प्रत्यय। आपको लग रहा होगा टफ, आपको कुछ नहीं है, बस आप जब इसको नोट करके एक जगह पे पेज पे लिखा हुआ देखेंगे आप इसको, तो कुछ भी नहीं है इसमें, इजीली याद हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है किस में लास्ट में क्या होना चाहिए। जैसे श्रुत प्रत्यय में लास्ट में ना हो, ठीक है, शानच प्रत्यय में लास्ट में मान या आन होना चाहिए। इसी तरह से आपको अत प्रत्यय में याद रखना है कि लास्ट में तह या टा है तो वो होगा अत प्रत्यय। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, जो याद हो जाएगा। अतवतु प्रत्यय देखें, अतवतु यानी ये तो हो गया अत, अत प्रत्यय में तह या टा होगा। अब देखें अतवतु प्रत्यय, इसमें लास्ट में वान होता है, वान
है ना। अत्वतु के उदाहरण क्या है, इसमें लास्ट में वान होता है और ये स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, ती हो जाता है, और स्त्रीलिंग में नहीं पूछा जाता है, वान ही आपको याद रखना है बस। तो क्र धातु में अगर अत्वतु प्रत्यय लगता हो जाता है कत्वान, गम धातु में अगर अत्वतु प्रत्यय लगता है हो जाता है गत्वान, श्रु धातु में अगर अत्वतु प्रत्यय लगता है हो जाता है श्रुतवान। अब इस देखें ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, यहाँ पे लिख भी दिया है। इसमें लास्ट में वान होता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, ती हो जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे हमेशा वान से रिलेटेड यानी कि पुल्लिंग के पूछे जाएंगे, और जिसमें भी वान लगा हो समझ जाइए वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो अत्वतु की पहचान क्या है, उसमें वान होगा, मान नहीं, याद रखना आपको, मान आन ये नहीं होना, मान और आन है अगर तो वो शानच प्रत्यय है, लेकिन अगर वान है, वान, ठीक है, ये वाला वान, तो वान है अगर तो वो होगा अत्वतु प्रत्यय। ठीक है, अत प्रत्यय में क्या होगा, लास्ट में ता होगा, तह, जैसे अभी ऊपर आपने देखा ये तह है, ठीक है, ये टा है, तो तह और टा है अगर तो वो अत प्रत्यय है। अत्वतु प्रत्यय में क्या होगा, वान होगा लास्ट में, ये बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा 7वां ल्यूट प्रत्यय। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो रहा होगा, समझ रही हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, क्योंकि आपको आज सारे ही कृत प्रत्यय पढ़ाने हैं, 9 कुल हैं, ये 7वां है, 8 और 9 2 और बचे हैं। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें, क्योंकि आज का आपका प्रत्यय जो है कंप्लीट हो जाना है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्या फ़ायदा थोड़ा सा जो है अगले वीडियो के लिए बचाया जाए, तो आज ही पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो। तो ल्यूट प्रत्यय जो है, इससे बने शब्द नपुंसक लिंग ही होते हैं। देखिए अभी तक आपने सब पुल्लिंग के पूछे हैं, कहीं भी जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं जितने भी प्रत्यय, सब में अभी तक आप 6 प्रत्यय पढ़ चुके हैं, सभी में पुल्लिंग में ही आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो ल्यूट प्रत्यय इसमें जो है आपसे यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो ल्यूट प्रत्यय इससे बने शब्द जो है नपुंसक लिंग ही होते हैं, और लास्ट में अन बचता, लेकिन लास्ट वाला वर्ण माँ होता है। अभी आपने देखा माँ जो था, पिछले जो अभी हमने एक प्रत्यय पढ़ा उसमें भी माँ आया था लास्ट में, लेकिन हमने बोला था माँ को ध्यान रखना नहीं, ना आया था उसमें, लेकिन ना को ध्यान न रखकर अन को भी ध्यान रखना है। इसी तरह से हमने तुमन प्रत्यय में माँ देखा तुमन प्रत्यय में माँ आया था लास्ट में, लेकिन हमने वहाँ पर तुम देखा था। इसी तरह से देखिए इसमें माँ आएगा, ठीक है, तो आप इसको तुमुन ना कर दें, तुमुन प्रत्यय में भी माँ आता है लास्ट में, लेकिन उसमें साथ में तुम की आवाज़ आती है। ठीक है, या तुम की आवाज़ आती है, जैसे दातुम, तो वो होता है तुमुन प्रत्यय। लेकिन अगर इसमें माँ है और माँ तुमुन में भी आता है लास्ट में, लेकिन उसमें तुम दिखता है। लेकिन अगर किसी भी धातु में माँ लास्ट में है और किसकी आवाज़ आ रही है, अन की आवाज़ आ रही है मेन शब्द में, तो वो होता है ल्यूट प्रत्यय। जैसे देखिए इससे बने शब्द नपुंसक लिंग ही होते हैं, और लास्ट में अन बचता है मेन शब्द में, लेकिन लास्ट वाला वर्ण माँ होता है। जैसे लिख प्लस ल्यूट, यानी लिख धातु में अगर हम ल्यूट प्रत्यय लगाएं, ये वाला ल्यूट प्रत्यय लगाएं, तो हो जाता है लेखनम। अब देखें इसका जो मेन वर्ण है लेखन, इससे बना क्या, लेखन, और लेखन में अन की आवाज़ आ रही है और साथ में हो माँ, तो हो जाता है ल्यूट प्रत्यय। यानी जो भी आपको दिखे धातु, ठीक है, तो उसका जो पुल्लिंग होगा उसमें आपको अन की आवाज़ मिलेगी, लेकिन हो अगर लास्ट में माँ तो वो होगा ल्यूट प्रत्यय। और जिसमें भी लास्ट में माँ होता है, ये हलंत के साथ माँ होता है जिसमें भी, तो वो 1-2 को छोड़कर बाकी मोस्टली कौन से होते हैं, नपुंसक लिंग ही होते हैं। तो ये एक पहचान अच्छी है कि जिसमें भी लास्ट में हलंत के साथ में माँ दिखे, लेकिन साथ ही ध्यान रखना तुम की आवाज़ ना आ रही हो तुम की आवाज़, और माँ हो लास्ट में, तो वो होगा नपुंसक लिंग ही। ठीक है, और कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो ल्यूट प्रत्यय की पहचान है, लास्ट में माँ होगा हलंत के साथ, लेकिन उसका जो मेन वर्ण होगा यानी पुल्लिंग जो होगा वो अन की आवाज़ के साथ में होगा, जैसे लेखन, वाचन, है ना। तो लेकिन लास्ट में क्या होगा, माँ लगा होगा, तो वो होगा ल्यूट प्रत्यय, और माँ लगा है तो इसलिए ये नपुंसक लिंग में ही होता है ल्यूट प्रत्यय। तो ल्यूट प्रत्यय भी आसानी से ध्यान रहेगा, इसमें लास्ट में माँ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख में दिया है, उदाहरण देख लें। दा धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे, हो जाएगा दानम। ठीक है, दानम। क्र में
ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा कर्णम। अर्च में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा अर्चनम। ये सभी कौन से हैं? नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में माँ होता है लास्ट में। सब कुछ लिख दिया है मैंने ताकि आपको जो है कुछ भी टफ ना लगे, हिंदी जैसा ही आसान लगे सब कुछ। तो जिसमें माँ लगा होता है लास्ट में वो होते हैं नपुंसक लिंग। और ये पहचान है, देखें यहाँ पे अर्चनम, अर्चन, इसकी आवाज़ अगर हम मेन शब्द की देखें तो अर्चन यानी अन की आवाज़ आ रही है, लगा है साथ में माँ, तो हो गया कौन सा? ल्यूट प्रत्यय। एक पहचान है। नेक्स्ट है हमारा 8वां यत प्रत्यय। सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे किसी एक को नहीं कहा जा सकता कि यही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है और सभी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपसे 69,000 में भी पूछे गए हैं। तो यत प्रत्यय, इसमें लास्ट में या बचता है, या किसके साथ में? विसर्ग के साथ में या बचता है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि अच में भी या होता है लेकिन इसमें यत प्रत्यय में भी या होता है विसर्ग के साथ। और विसर्ग किसका बोध कराता है? पुल्लिंग का बोध कराता है। ये ध्यान रखना है। यत प्रत्यय, इसमें लास्ट में या बचता और पुल्लिंग में ही इसका प्रयोग, मतलब पुल्लिंग में जो है पूछे जाते हैं मोस्टली, लेकिन इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। किसका? यत प्रत्यय का। यत प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में होता है यत प्रत्यय का प्रयोग। और जो या जो है इसकी पहचान है, लास्ट में यह बचता है और ये पुल्लिंग में होता है। ऐसा है क्योंकि जो वो होते हैं विसर्ग होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। तो उदाहरण देखिए, ची में यत प्रत्यय लगाया हो गया चेयम, या में यत प्रत्यय लगाया हो गया पेयम, लेकिन लास्ट में माँ लगा है तो ये हो गया नपुंसक लिंग। यहाँ पहचान हमको क्या बताई गई है? या होना चाहिए लास्ट में। क्यों मैंने पहचान पुल्लिंग की ही बताई? क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे, क्योंकि अभी तक कभी भी स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमेशा पुल्लिंग से ही पूछे जाते हैं। तो आपको यत प्रत्यय में ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? या होना चाहिए, तो वो होगा यत प्रत्यय। यत, इसमें भी या आ रहा है तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। यत प्रत्यय से बने हुए शब्द में लास्ट में आता है यह, इस तरह से विसर्ग के साथ में यह अगर है तो वो होगा यत प्रत्यय। कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। आप एक बार भी ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, जब यही सारी चीज़ें आप एक जगह पे एक पेज पर नोट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अंतर दिखता हुआ साफ दिखेगा अंतर, और आप ईजिली इसको याद कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं। तो लास्ट में किसी भी धातु में यह लगा हुआ है, समझ लीजिए वो यत प्रत्यय है। नपुंसक में जो है यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, नपुंसक में ल्यूट की जो है माँ लगा होता है, ल्यूट की तरह। जैसे ल्यूट प्रत्यय है ना, उसमें भी माँ होता है, तो नपुंसक में ल्यूट की तरह माँ है परंतु अन की आवाज़ नहीं है। यही पहचान है कि ये यत प्रत्यय है। जैसे ल्यूट में जो है माँ आता है उसमें भी लास्ट में, लेकिन उसमें किसकी आवाज़ आती है? अन की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पे अन की आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर ध्यान दें, मैंने ऊपर वाले का लिखा हुआ है यहाँ पे नोट, इसको नोट करके लिखें। नपुंसक में ल्यूट की तरह माँ है इसमें, परंतु अन की आवाज़ नहीं है। यही पहचाने कि यह यत प्रत्यय है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा। और देखें ये है अक्तिन प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि इसको बोलने में अक्तिन बोलते हैं, यानी उच्चारण में अक्तिन बोलते हैं इसको लिखा हुआ का के पीछे से छोटी की मात्रा फिर ता और ना है, लेकिन इसको किस तरह से बोलें हम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको अक्तिन बोलते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है और इस तरह से भी लिखा हो सकता है एग्जाम्स में ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना ये और ये एक ही चीज़ है, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। ये थोड़ा आसान भाषा में है और ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है देखने में, लेकिन दोनों ही एक ही चीज़ है, एक ही तरह से पढ़े जाएंगे, अक्तिन। ठीक है, तो ये हो गया अक्तिन प्रत्यय, लास्ट है हमारा ये। और इसमें लास्ट में ती होता है या टी होता है विसर्ग के साथ में। ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। यहाँ पर आप देखें, विसर्ग का मैंने बताया था पुल्लिंग का बोध कराते हैं, लेकिन कब? जब विसर्ग किसका पुल्लिंग का बोध कराते हैं? जब लास्ट वाले वर्ण में कोई भी मात्रा ना हो तब, यानी उसमें ये वाला आ छिपा हो तब। जैसे ना है,
और इसमें विसर्ग लगा है तब ये पुल्लिंग का बोध कराएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी, यानी कि इसमें आ छुपा हुआ है, कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तब ये विसर्ग पुल्लिंग का बोध कराएगा। लेकिन अगर हम इसी में छोटी ई की मात्रा लगा दें या बड़ी ई की मात्रा लगा दें या इसमें आ की मात्रा लगा दें और तब जो है ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी विसर्ग है तो आप ये ना सोचें कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि विसर्ग लगा है तो पुल्लिंग ही होगा, ऐसा नहीं है। पुल्लिंग वहाँ होता है जहाँ लास्ट वाले वर्ण में विसर्ग तो लगा है लेकिन कोई भी साथ में कोई मात्रा नहीं लगी है, आ की, ई की, ऊ की, किसी भी चीज़ की मात्रा नहीं लगी है, सिर्फ एक सिंपल वर्ण है, खाली सिर्फ इस तरह से मा, ना, पा कुछ भी है और फिर उसमें जो विसर्ग लगा तो वो पुल्लिंग होगा। अगर उसमें कोई भी मात्रा लगी है फिर तो वो, अगर स्त्रीलिंग की मात्रा लगी है तो वो स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है। इसी तरह से अक्तिन प्रत्यय जो है इसमें लास्ट में ती होता है या टी होता है और ये प्रायः स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है। उदाहरण देखें आप, जो क्र धातु है इसमें लगता है अक्तिन प्रत्यय तो हो जाता है कृति। देखिए कृति जो है क्या है, कृति स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। नी धातु में अक्तिन प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा नीति। मुच में अगर अक्तिन प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा मुक्ति। शम में अगर अक्तिन प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा शांति। गम में अगर ये अक्तिन प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा गति। और देखिए ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि अक्तिन प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ बस ध्यान रखनी है कि अक्तिन प्रत्यय में लास्ट में ती या टी बचता है। जैसे टी किस में बचेगा, दृष्टि लिखा हो अगर तो उसमें टी आ जाएगा, बाकी सब में देखो ती ही है। टी वाले बहुत कम होते हैं, दृष्टि है या और कुछ हो सकता है, सृष्टि है, दृष्टि है, इस तरह से टी वाले कम होते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना सृष्टि, दृष्टि इस तरह के जो हैं तो उसमें भी अक्तिन प्रत्यय ही है। तो इसमें क्या होता है, अक्तिन प्रत्यय में ती लास्ट में बचता या टी बचता, इस तरह से ती होगा, इस तरह से विसर्ग के साथ में, या तो टी होगा छोटी ई की मात्रा के साथ में, ये भी ध्यान रखना है। तो हो जाएगा वो कौन सा, अक्तिन प्रत्यय। तो आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं 9 प्रत्यय और 9 के 9 सभी कृत प्रत्यय थे, ये कोई दूसरे नहीं हैं। ये सभी 9 के 9 हमने कौन से पढ़े, कृत प्रत्यय पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तिंग प्रत्यय को पढ़ेंगे और तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए तिंग प्रत्यय भी कृत प्रत्यय का ही उदाहरण है, मतलब भाग है, लेकिन हम साथ में तद्धित प्रत्यय को भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और एग्ज़ाम्स में अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है आप इस बार पूछ ले जाएँ, इसलिए उसको अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रत्यय हैं मुख्य 2 भाग होते हैं, 2 उसके प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के भी 2 होते हैं, कृत और कौन से, तिंग। तो हमने आज पढ़े हैं कृत प्रत्यय, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे तिंग और तद्धित, दोनों पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है इस बार एग्जाम्स में पूछे जाएँ, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 9 प्रत्यय जो पढ़े हैं, आपको उन 9 में से एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप नेक्स्ट वीडियो के कोई भी ना याद करें, बट इस वाले वीडियो के आपको एक भी मिस नहीं करना है, एक भी स्किप नहीं करना है। जिस तरह से मैंने जो बताया है पुल्लिंग में, जिसको बताया उसको पुल्लिंग में याद करें, जिसको नपुंसक में बताया उसको नपुंसक लिंग में याद करें, और जिसको स्त्रीलिंग में मैंने बताया है, जैसे इसी को मैंने लास्ट वाले को जो है स्त्रीलिंग में बताया हुआ है अक्तिन प्रत्यय को, तो इसको भी जो है आपको इसी तरह से याद करना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें नोट करना है और याद करना है। मुझे नहीं लगता इससे आपको कुछ टफ लग रहा होगा इसमें या कठिन लग रहा होगा, सारी पहचान बताई हुई है, तो आपको इस तरह से हो सकता है एक बार में ना समझ में आए। जब आप इसी को नोट कर लेंगे, ठीक है, तब आप उसको जब खुद से पढ़ेंगे नोट करके, तब आपको एक बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये वीडियो जो है हेल्पफुल है। क्या फ़ायदा था कि छोटे छोटे कई पार्ट बना देते, एक ही पार्ट में हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना पढ़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।